वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर रासायनिक बल गतिकी की क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसके लिए समाकलित वेग समीकरण और उसके कुछ प्रमुख उदाहरण। आज के इस वीडियो में बात करने वाले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्थात क्या होगा, जिसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, आपकी 1 होगी। जिसकी कोटि क्या होगी, आपकी 1 होगी, वो क्या कहलाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। मान लेता आपकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इस प्रकार की अभिक्रिया है, अभिकारक से उत्पाद बन रही है। तब यदि मुझे इसका वेग लिखना हो, तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा, K फिर आता है अभिकारक की सांद्रता और आ जाता है इसकी पावर, जिसे मैं क्या मान लेता हूं, आपका n डैश मान लेता हूं। इस वीडियो को समझने के लिए आपको जो पिछला वीडियो शून्य कोटि की अभिक्रिया उसे देखा हुआ बहुत जरूरी है। ओके, यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो वेग, किसी भी अभिक्रिया का वेग यदि लिखना हो तो वो क्या होता है, वेग बराबर k इंटू अभिकारक की सांद्रता और उसकी घात। जो मैंने मान लिया आपकी अभिक्रिया थी तो उसका वेग इस प्रकार लिखे हमने, वेग बराबर k अभिकारक की सांद्रता की पावर n डैश, जहां n डैश क्या होती है, आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है। जहां n डैश क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। और अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कितनी रहती है, 1 रहती है। अर्थात जिस अभिक्रिया के लिए आपकी अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होता है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात यदि मैं n डैश के स्थान पे या 1 रखूं, n डैश के स्थान पे यदि यहां मैं 1 रखूं तो क्या हो जाएगा, r की पावर 1, r की सांद्रता की पावर 1। और r की सांद्रता की पावर 1 का अर्थ क्या होता है, r की सांद्रता ही होता है। जैसे कि कहीं लिखा है आपका 2 की पावर 1, इसका अर्थ क्या होता है, 2 होता है। उसी प्रकार से r की पावर यदि क्या लिखा है, आपका 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, r ही होगा। अर्थात यहां से हमें समझ में आ रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक क्या है, रिएक्टेंट आ रहा है, मतलब अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है, n डैश के स्थान पे कितना आ गया था, 0 आ गया था, जिससे कि ये नहीं बचा था। अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही थी, किंतु यहाँ आपका n डैश आया और आपका यहाँ r भी आया। n डैश के स्थान पे हमने 1 रखे, जैसे 1 रखे तो आपका r ही प्राप्त हुआ। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की। किसकी, समाकलित वेग समीकरण की किस प्रकार से होता है इसका समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। सर्वप्रथम लिखिए वेग समीकरण क्या होता है। वेग समीकरण होता है आपका वेग बराबर k इंटू अभिकारक की सांद्रता। अब मैं मान लेता हूं, देखिए हमें वेग समीकरण लिखना है तो हम किसी भी अभिक्रिया का ही लिखेंगे। तो मैं मान लेता हूं जो आपकी जो अभिक्रिया है वो ये है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, अर्थात R से P, ये है अभिकारक, ये है आपका उत्पाद। माना कोई अभिक्रिया है, R gives you P। अब मुझे इसके लिए वेग लिखना है तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा, K इंटू अभिकारक की सांद्रता। यहाँ अभिकारक क्या है, आपका R है, तो यहाँ मैं R की सांद्रता की पावर क्या आती है, आपकी कोटि, अर्थात n कैप क्या आती है, आपकी n कैप आती है। देखिए अब ये तो हो गया वेग समीकरण, ये हमने लिख लिया वेग समीकरण। अब हमें लिखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ये तो हमने लिख लिया वेग समीकरण, लेकिन हमें वेग समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लिखना है। अर्थात यहाँ हम n डैश का मान कितना रखेंगे, 1, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब कोटि का मान 1 अर्थात n डैश का मान 1। तो यहाँ वेग बराबर कितना आ जाएगा आपका,
वेग बराबर आ जाएगा k इंटू आर की पावर 1, और आर की पावर का 1 का मतलब क्या होता है, आर ही होता है। अब देखिए आप वेग को दो प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी या डीपी बाई डी टी, या क्या लिख सकते हैं आप, डीपी बाय dt लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों का मान क्या होता है, समान होता है, तो dr बाई dt का मान dp बाई dt के बराबर होता है, तो हम चाहे ये लिखे या ये लिखे, दोनों का अर्थ वही होगा, लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से हम इस वाले टर्म का उपयोग करेंगे। तो यहाँ वेग के स्थान पे क्या लिख दूंगा मैं, माइनस dr बाई dt, क्या लिख दूंगा, माइनस dr बाई dt इज इक्वल टू k इंटू आर। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस dt को मैं भेज देता हूं इस साइड में, क्योंकि भाग की स्थिति में इस साइड में जाएगा तो गुणा की स्थिति में आ जाएगा, और अभी ये क्या है, गुणा की स्थिति में इस साइड में आएगा तो क्या किस स्थिति में आ जाएगा, भाग की स्थिति में आ जाएगा। तो किस प्रकार से स्थिति बन जाएगी, dr बाय r, मैंने इस r गुणा की स्थिति में था, इस साइड में ला लिया तो कितना हो गया आपका, भाग की स्थिति में आ गया, बराबर k, ये था भाग की स्थिति में dt, मैं इस साइड में लाऊंगा तो किस में आ जाएगा, गुणा की स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस डी आर बाई आर इज इक्वल टू के डी टी। अब देखिए मैं इस दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देता हूँ, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, डी आर बाई आर, जो हो जाएगा डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। यहाँ मैं माइनस का गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। तो देखिए सर्वप्रथम हमें वेग समीकरण लिखना था, वो भी हमने लिख लिए, फिर प्रथम कोटि का विक्रिया के लिखना था, वो भी लिख लिए, थोड़ा सेपरेट करिए। अब हमें समाकलित वेग समीकरण लिखना है, अर्थात हमें इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, हमें समाकलन करना पड़ेगा, जो कि हमने कर दिए। जैसे आप समाकलन कर लेंगे तो जो आपको समीकरण प्राप्त होगा वही हो जाएगा आपका समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए। अब देखिए जब भी हम समाकलन करते हैं तो लिमिट्स लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। ओके, मैंने आपको शून्य कोटि के विक्रिया में सीमा किस प्रकार से लगाया जाता है वो भी सिखाया हो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो पहले आप देख ले, उसके बाद ही यहाँ आए तो आपको बेहतर तरीके से यह वीडियो समझ में आएगा। देखिए तो लिमिट्स किस प्रकार से रखेंगे, मैं मान लेता हूँ जो t बराबर 0 अर्थात जब जस्ट अभिक्रिया स्टार्ट हुई है, जस्ट अभिक्रिया क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, जो आपके अभिकारक की जो सांद्रता है, जो अभिकारक की जो सांद्रता है वो मान लेता हूँ कितनी है, R0। R0 का अर्थ क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। अब जब मैं मान लेता हूँ समय बराबर t पर, मतलब समय बराबर t पर, यहाँ t स्मॉल t का मतलब क्या है, समय बराबर 0 पर जो आपके अभिकारक की सांद्रता है, ये आपका अभिकारक, इसका अर्थ होता है सांद्रता, अभिकारक की जो सांद्रता है वो R0 है। मैं मान लेता हूँ समय बराबर t पर जो आपके अभिकारक की सांद्रता है वो कितनी मान लेता हूँ, मैं आपकी RT मान लेता हूँ, वो कितनी मान लेता हूँ, RT मान लेता हूँ। अब बात आती है, यहाँ आपको दो लिमिट्स प्राप्त हो गई, एक R0 से RT तक, एक हो गई 0 से लेकर t तक। अब किसको कहाँ लगाए, देखिए इस d के बाजू में जो लिखा होता है, इस d के बाजू में जो लिखा होता है उसकी लिमिट्स हम लगाते हैं। यहाँ d के बाजू में क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है, तो हम t की लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके t तक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 से लेकर t तक। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर d के बाद क्या लिखा हुआ है आपका, r लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका, d के बाद क्या लिखा हुआ है, r लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ जो लिमिट्स लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे, r की लगाएंगे। तो r की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, R0 से लेकर RT तक। देखिए जब समय बराबर 0 था तो आपका अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, R0 थी। जब समय बराबर t हुआ तो आपके अभिकारक की सांद्रता कितनी हो गई, RT हो गई। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं कि किस प्रकार से हो जाएगा और हमारा ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं समाकलन के, वो आपको याद होने चाहिए यदि आप प्रथम कोटि के विक्रिया को सीख रहे हैं। देखिए यदि मैं बात करूं dx बाय x की, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है आपका, log का बेस e x। इसका मान क्या होता है, log का बेस e x। यदि मैं बात करूं dy बाय y की, किसकी बात करूं, dy बाय y की, तो इसका अर्थ होता है log का बेस e y। यदि मैं बात करूं आपके dz बाय z की, तो इसका मान कितना होता है, log का बेस e z। उसी प्रकार यहाँ क्या है, dr बाय r है, dr बाय r है,
तो इसका कितना हो जाएगा log ई आर हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा आपका log ई आर, कितना हो जाएगा आपका log ई आर। देखिए dx बाय x का यदि log बेस ई x होता है तो dr बाय r का कितना हो जाएगा log बेस ई r हो जाएगा। और लिमिट्स कहां से कहां तक चला देंगे हम, आपकी r0 से लेके rt तक। पहले समाकलन करते हैं उसके बाद हम लिमिट्स रखते हैं। इस देखिए समाकलन के अंदर कभी भी कोई आपकी नियत राशि नहीं रहती, कांस्टेंट टर्म में रहती, नियतांक नहीं रहता। तो हम इस k को भी बाहर ले लेंगे और इस माइनस को भी बाहर ले लेंगे। माइनस k अंदर क्या हो जाएगा dt, लिमिट्स कहां से कहां तक 0 से लेकर t तक, लिमिट्स कहां से कहां तक 0 से लेकर t तक। अब देखिए log, अभी लिमिट्स में रखते हैं हम बेस ई आर r0 से लेकर rt। देखिए आप सभी एक बात जानते हैं, dx का यदि मैं समाकलन करने कहूं, dx का समाकलन कितना होता है आपका x होता है, dy का कितना होता है आपका, यदि मैं बात करूं y होता है, dz का कितना होता है आपका z होता है। उसी प्रकार से dt का कितना हो जाएगा आपका t हो जाएगा, dt का कितना हो जाएगा t हो जाएगा। और लिमिट्स 0 टू t, लिमिट्स कहां से कहां तक आ जाएगी 0 से लेकर t तक आ जाएगी आपकी लिमिट्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट्स रखेंगे। अपर लिमिट पहले इस आर के साथ रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। ओके, देखिए log बेस ई, इस आर के स्थान पे पहले हम क्या रखेंगे अपर लिमिट मतलब आर टी, माइनस लगाएंगे, फिर इस आर के स्थान पे क्या लिखेंगे आर नॉट, log बेस ई आर नॉट। हमने कुछ नहीं किया, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर माइनस के। देखिए पहले इस t के स्थान पे मैं अपर लिमिट रखूंगा जो कि t है, फिर लगाऊंगा माइनस और t के स्थान पे क्या लिखूंगा मैं 0 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 0 लिखूंगा, लोअर लिमिट थी वो इसलिए। अब देखिए हम इसे आगे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। log बेस e आर टी माइनस log बेस e आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के, t माइनस 0 t, तो कितना आ जाएगा माइनस का के टी। अब मैं क्या कर लेता हूं, इस जो माइनस का log बेस ई आर नॉट है, आर नॉट की सामान्यता इसको ले जा लेता हूं इस पक्ष में, तो ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा log बेस ई आर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के टी प्लस log का बेस ई आर नॉट। log का बेस कितना हो जाएगा आर नॉट हो जाएगा। और यही है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। यही क्या आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। ओके, अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस समीकरण के लिए ग्राफ खींचने का प्रयास करूंगा, इस समीकरण के लिए क्या खींचने का प्रयास करूंगा, ग्राफ खींचने का प्रयास करूंगा। जरा गौर से देखिए, ये जो आपका समीकरण है वो y बराबर mx प्लस सी के रूप का है, y बराबर mx प्लस सी के रूप का है, जहां y कितना है आपका log का बेस e आर टी, जहां आपका c क्या है log का बेस e आर नॉट, और जहां x के स्थान पे क्या है आपका t है और m के स्थान पे क्या है माइनस k है, क्या है आपका माइनस k है, अर्थात ये y बराबर mx प्लस c के रूप का क्या है ग्राफ है। और y बराबर mx प्लस c के रूप का ग्राफ हम इस प्रकार से खींचते हैं, आपका जो भी आपका यहां रहता है उसे लेते हैं y अक्ष में, जो आपका यहां रहता है m के बाद में जो रहता है उसे लेते हैं हम y अक्ष में, सॉरी x अक्ष में। c वो स्थान होता है जहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होता है, और m यदि, और यहाँ m के दो मान होते हैं, m का मान या तो पॉजिटिव भी हो सकता है आपका या नेगेटिव भी हो सकता है। यदि पॉजिटिव हुआ m का मान तो ऊपर जाता है m बराबर पॉजिटिव, और यदि क्या हुआ सेकंड होता है इस प्रकार का, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y, यहां से होता है ग्राफ चालू। अब यदि m का मान निगेटिव है तो एक ग्राफ क्या हो जाएगा नीचे की हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा नीचे की हो जाएगा, जो भी यहाँ रहेगा वो रहेगा y, जो भी आपका m के बाजू में रहेगा वो रहेगा आपके x अक्ष में, और c वो जगह है जहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होता है। यदि m का मान पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, यदि m का मान नेगेटिव है तो ग्राफ कहां जाएगा नीचे की ओर जाएगा। अब हम इसको देखते हुए ये वाला समीकरण का क्या वर्क करते हैं, निर्माण करते हैं। देखिए पहले तो एक्सिस खींच लेंगे हम,
ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। देखिए वाई के स्थान पे क्या है, log e आर टी की सारणता, तो वाई अक्ष में क्या आ जाएगा आपका log e आर टी, ये आ जाएगा। अब देखिए आपका x के स्थान पे क्या है, आपका t है, अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा आपका t आ जाएगा। उसके बाद c, जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, मैं माने तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, वो कितना है log बेस e आर नॉट, log बेस e आर नॉट x t। अब देखिए m का मान निगेटिव है या पॉजिटिव है, यदि आप ध्यान से देखें तो m का मान निगेटिव है, वो भी कितना है आपका माइनस का k है, तो ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। यदि m का मान पॉजिटिव रहता तो ग्राफ ऊपर की ओर जाता, लेकिन m का मान निगेटिव है जो कि माइनस k है, तो ग्राफ कहां जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ग्राफ कहां जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो ये होता है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण के लिए अभिष्ट ग्राफ, जो कि y बराबर mx प्लस c का रूप है। यदि हम इससे कंपेयर करते हैं तो, और जिस प्रकार y बराबर mx प्लस c का ग्राफ बनता है उसी प्रकार इसका भी ग्राफ इस प्रकार निर्मित हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण, हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी आपका रेडियो एक्टिव क्षय हो रहा हो, रेडियो एक्टिव क्षय हो रहा हो, कहीं भी यदि रेडियो एक्टिव क्षय हो रहा हो, या इसे हम नाभिकीय क्षय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नाभिकीय क्षय भी कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि नाभिकीय क्षय, रेडियो एक्टिव क्षय, खालिस्तान कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण, तो सदैव याद रखिएगा कि कहीं भी यदि रेडियो एक्टिव क्षय होता है तो सदैव प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण होगा। यदि हम बात करें इसके सेकंड उदाहरण की, तो वह आपका फॉस्फीन का अपघटन। यदि आप फॉस्फीन का क्या करते हो, अपघटन करते हो, क्या करते हो, फॉस्फीन का अपघटन करते हो, तो भी कौन सी प्रक्रिया है, आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यदि हम थर्ड की बात करें, थर्ड उदाहरण की बात करें, तो वो है आपका एस्टर। जब आप एस्टर का क्या करते हो, अम्लीय अपघटन करते हो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्टर का अम्लीय अपघटन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो लिखना प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये भी कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे और इसे ये अक्सर एग्जाम में न्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वियोजन, जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वियोजन, ये भी किस अभिक्रिया का उदाहरण है, आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वियोजन, ये भी किसका उदाहरण है, आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या है, एक प्रमुख उदाहरण है। यदि हम बात करें नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, जिसे हम N2O5 कहते हैं, इसका भी यदि आपको अपघटन करना है तो ये भी किस अभिक्रिया का उदाहरण है, आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही क्या है, एक प्रमुख उदाहरण। जहाँ N2O5 क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसी प्रकार से जो भी आपके अस्थायी नाभिक होते हैं, उनके यदि हमें क्या करना हो, प्राकृतिक करना हो या कृत्रिम क्या करना हो, अपघटन करना हो, उनके क्या करना हो, प्राकृतिक या उनके कृत्रिम क्षय होते हैं। देखो जैसे कि कुछ नाभिक होते हैं, देखिए रेडियो एक्टिव क्षय का अर्थ क्या होता है कि जब आपका नाभिक से क्या निकलती है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलना प्रारंभ करती है, कुछ ना कुछ रेज निकलती है, तो उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव क्षय। अब यदि नाभिक का प्राकृतिक क्षय भी होता है और आपका कृत्रिम क्षय भी होता है, प्राकृतिक क्षय हो या आपका कृत्रिम क्षय हो नाभिक का, वो सदैव किसका उदाहरण होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके ग्राफ और अंत में इसके उदाहरण के बारे में सीखा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।